आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए गए इस 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह व्याख्यानों की श्रृंखला में हमारा 32वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ स्रोत विद्वान के रूप में उपस्थित हैं SIS कॉलेज मुंबई के हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश पाठक जी। और सर जिस विषय पर केंद्रित होकर आज अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करेंगे वह है भारतीय समाज और हिंदी उपन्यास। इसके पहले कि मैं सर को आमंत्रित करूं उनके व्याख्यान के लिए, मैं सर का थोड़ा परिचय आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि सर SIS महाविद्यालय जो कि मुंबई का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, वहाँ पे हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और मुंबई की जो भी साहित्यिक गतिविधियां हैं लगातार उसमें सर की दखल बनी रहती है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में भूमंडलीकरण, भारतीय समाज व हिंदी उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। आपने अनुवाद के भी महत्वपूर्ण काम किए हैं, विशेष तौर पर मराठी के वरिष्ठ कवि श्री राम दोतोंडे के 2 कविता संग्रह राप्ती जब लेखनी बनी व गली बदल चुका मोर्चा शीर्षक से, जो कि अनुवादित है। इसके अलावा सामना, जनसंचार, समीचीन, हिंदुस्तानी जबान, सृजन संदर्भ व भाषिकी जैसे पत्र पत्रिकाओं में आपके दर्जनों लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप स्नातकोत्तर अध्यापन से भी अपने महाविद्यालय के अलावा मुंबई के ही राम निरंजन झुंझुनवाला महाविद्यालय और केसी महाविद्यालय चर्चगेट से जुड़े हुए हैं। आप मुंबई विश्वविद्यालय की BEd एकीकृत पाठ्यक्रम समिति के सदस्य हैं। आप अध्ययन समिति सदस्य राम निरंजन झुंझुनवाला महाविद्यालय के हिंदी अध्ययन समिति से जुड़े हैं। सोफिया महाविद्यालय के हिंदी अध्ययन समिति के आप सदस्य हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने 15 एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 46 से अधिक प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं। शोध विशेषज्ञ के रूप में आप MP शाह महिला महाविद्यालय माटुंगा मुंबई के हिंदी विभाग में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए शोध विशेषज्ञ के रूप में उनसे जुड़े हुए हैं। बाबू गंगा शरण सिंह अखिल भारतीय वाक स्पर्धा राष्ट्रीय पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। इसके अलावा भी सर का लंबा परिचय है, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं कि जो हमारी हिंदी की मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो मुंबई का परिदृश्य हो या देश का, सर का दखल उनकी लेखनी के साथ निरंतर बना हुआ रहता है और उसी से हम जैसे लोगों को भी ऊर्जा मिलती है कि हम लोग उनसे कुछ नया सीखें। तो मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सर कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज इस व्याख्यान के लिए आप उपस्थित हैं। मैं अब आपसे बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करूंगा कि आप अपना व्याख्यान हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय दिनेश पाठक जी। धन्यवाद मनीष भाई। मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले अकादमी के प्रति, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के प्रति और आप जो इस कार्यक्रम का संचालन और समन्वय कर रहे हैं, आपके प्रति अपना आभार ज्ञापित करता हूं। अकादमी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अकादमी के माध्यम से अपनी बात को एक बेहतर प्लेटफॉर्म तक रख सकूं, एक ज्यादा प्रभावी प्लेटफॉर्म से अपनी बात कहना ये किसी भी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के लिए सम्मान का विषय होता है। तो मैं अकादमी के प्रति अपना आभार ज्ञापित करता हूं और आपके प्रति मैं अपना आभार ज्ञापित करता हूं, जिस तरह से, जिस सहृदयता से आपने जोड़ा और आपने बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने विषय पर आता हूं। मेरा विषय है आजादी का अमृत वर्ष, समकालीन भारतीय समाज और हिंदी उपन्यास। मित्रों, आज जब हम उपन्यास पर बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो बहुत सारी चीजों का संदर्भ इस व्याख्यान के दौरान समाज को लेकर के, साहित्य को लेकर के, खास करके उपन्यासों को लेकर के यहाँ उठेगा। और मैं चाहता हूं कि उपन्यासों की इस यात्रा के माध्यम से हम उन तमाम सामाजिक संदर्भों पर, उन तमाम सामाजिक बदलावों पर भी बातचीत करें और उनको ये, उनके तहत, उनके माध्यम से ये जानने की कोशिश करें
कि कैसे हिंदी उपन्यास साहित्य ने अपने समाज के बदलावों को पूरी ईमानदारी के साथ हमारे सामने रखा है। केवल समाज के बदलावों को रखा ही नहीं है, बल्कि उन बदलाव के कारणों को उन्होंने गहराई में जाकर के उनकी शिनाख्त की है, उनकी पहचान की है। वे जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, उनके क्या परिणाम समाज पर हो रहे हैं, समाज के सारे वर्ग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, और भारतीय समाज की जो परंपरागत एक रूप रचना है, वो रूप रचना कैसे बदल रही है, और उस रूप रचना के स्थान पर एक नई सामाजिक व्यवस्था कैसे आ रही है, उन सभी का एक गहरा विश्लेषण हिंदी उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। मित्रों, उपन्यास आज साहित्य की सारी विधाओं में सबसे सशक्त विधा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि साहित्य की तमाम विधाएं हमारे समाज में आधुनिक काल में अस्तित्व में आई, आज प्रचलित हैं, चल रही हैं और आगे वो चलती जाएंगी। लेकिन उन सारी विधाओं में उपन्यास विधा वर्तमान समय में एक सबसे सशक्त विधा के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है, और उसके कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि उपन्यास विधा एक ऐसी विधा है जो अपने साथ एक बड़े समाज के वर्ग को जोड़ती है, उसके तमाम सामाजिक परिस्थितियों को, उसके संघर्षों को, उसके अन्य सरोकारों को वो व्यापक रूप से ईमानदारी के साथ चित्रित करती है। और यहाँ एक बात ये मानना बिल्कुल सही होगा कि हमारा पाठक आज भी उस ईमानदारी का कायल है जो साहित्य के माध्यम से उस तक पहुंचती है। कविता या अन्य विधाएं या साहित्य की दूसरी विधाएं, वो उस ईमानदारी को पाठक के सामने, उस कथ्य को ईमानदारी के साथ पाठक के सामने ले तो जाती हैं, लेकिन उनमें वो व्यापकता या सघनता नहीं होती है जो व्यापकता या जिस सघनता की दरकार एक सामान्य बुद्धि का पाठक करता है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास को कोई रचना अपील करे, इंटेलेक्चुअल क्लास को कोई रचना बांधे, एक इंटेलेक्चुअल क्लास किसी रचना के साथ आगे बढ़े, ये तो साहित्य में एक सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उस इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ साथ समाज का जो आम व्यक्ति है, आम जन है, वह भी एकाकार हो जाए, वह भी उसको उसी भाव से समझे और सराहे, ये कठिन प्रक्रिया है। और ये साधना हर एक विधा में संभव प्रायः नहीं हो पाता है। उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें एक सशक्त लेखक इस तरह की चीजों को साध लेता है और वो जनता को, जन सामान्य को अपने साथ जोड़ लेता है। तो उपन्यास इन एक विशेष कारण से मैं समझता हूं एक विशेष स्थान रखता है साहित्य की अन्य विधाओं के बीच। और यहाँ पर जब हम हिंदी साहित्य में इस विधा के अवदान को लेकर के, सामाजिक बदलाव में इसकी भूमिका को लेकर के बातचीत करते हैं, तो इसके विकास को, उसके ऐतिहासिक पक्ष को देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आप देखें, हिंदी साहित्य के विकास में जब उपन्यास धीरे धीरे अपना स्थान बनाने लगते हैं, और आज जब हम ये कम से कम दबी आवाज में ही सही ये मानने लगे हैं कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, तब आप देखें कि परीक्षा गुरु उपन्यास ये एक बड़ी सामाजिक चिंता को लेकर लिखा गया उपन्यास है। यद्यपि आज हम इसका सरलीकरण इस रूप से कर लेते हैं कि एक शिक्षक के द्वारा अपने शिष्य को सुधारने की प्रक्रिया के तहत लिखा गया उपन्यास है, लेकिन इसका इतना नितांत सरलीकरण करना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं। कहीं न कहीं हमें ये मानना चाहिए कि ये केवल एक शिक्षक या एक विद्यार्थी की समस्या नहीं है, बल्कि ये सामाजिक रूप से हमारे अपने समाज की समस्या है। और आगे भी इस तरह की स्थितियां बनती रहेंगी जहां शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को सुधारने के लिए इस तरह की चीजों का उपक्रम करना हो। तो कहीं ना कहीं ये जो विधा है,
इस विधा के प्रारंभ में ही सामाजिक चिंताएं हैं, सामाजिक सरोकार है। हिंदी उपन्यास का जो वास्तविक उठाव, एक वास्तविक उत्थान हम देखते हैं, वो वास्तविक उत्थान प्रेमचंद काल में हमें दिखाई पड़ता है। और मूल रूप से प्रेमचंद के इतिहास, प्रेमचंद के उपन्यास लेखन में ये सारी चीजें हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। ये हिंदी उपन्यास के रचनात्मक उदय का एक सबसे महत्वपूर्ण समय है और प्रेमचंद एक सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो हिंदी उपन्यासों को सीधे सीधे सामाजिक चेतना से जोड़ने का काम करते हैं। प्रेमचंद के कई उपन्यास आए, लेकिन जिन उपन्यासों ने प्रेमचंद को विशेष ख्याति दी, उन सारे उपन्यासों में सामाजिक बदलाव की ये भावना हमें मिलती है, दिखाई देती है। चाहे सेवा सदन हो, रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, गबन हो और अंत में उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान। प्रेमचंद के 4 महत्वपूर्ण उपन्यास मेरी दृष्टि में सामाजिक बदलाव की पूरी तड़प को लेकर के हमारे सामने आते हैं, जिनमें सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान को हम प्रमुख रूप से याद कर सकते हैं। यदि आप सेवा सदन की समस्या को एक सामाजिक समस्या का संदर्भ भी दें, सामाजिक समस्या के रूप में आप उसे लें, तो कर्मभूमि और रंगभूमि और उसके बाद गोदान को उस सामाजिक समस्या से बढ़कर के जो साम्राज्यवाद की विरोध की बात थी, उससे हमें जोड़ना होगा। तो साम्राज्यवाद का विरोध, साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध, साम्राज्यवादी शक्तियों के जो दुष्परिणाम हो रहे थे, उनका सीधा सीधा चित्रण रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान में हमें दिखाई पड़ता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के साथ साथ साम्राज्यवादी बदलाव का एक सीधा रूप प्रेमचंद के साहित्य में हमें दिखाई पड़ता है, उनके उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। ये जो बदलाव है, उस बदलाव को प्रेमचंद ने जितने रचनात्मक और सशक्त रूप से अपने इन 4 उपन्यासों में रखा है, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे उस समय के लेखन की रही है, जहां पर हमारा रचनाकार सीधे सीधे अपने समय के यथार्थ से मुठभेड़ करता है। उसके अंदर ये साहस आता है, होता है कि कैसे उन समस्याओं से सीधे सीधे मुठभेड़ करना है। व्यक्तिगत रूप से खतरों को उठाते हुए भी रचनाकार अपने उपन्यासों में उन सारी चीजों को रखने की ईमानदार कोशिश करता है। मित्रों, जहां तक उपन्यास का संबंध है, सामान्य जनता में एक धारणा है कि उपन्यास केवल समय को काटने का एक महत्व रखने की एक विधा है। आपके पास समय है, खाली समय है, आप बैठे रहें, आप उपन्यास ले लें, पढ़ें और इस तरह से खाली समय कट जाता है। ये गलत धारणा है। हमें इस तरह से समझना होगा कि उपन्यास समय को काटने की विधा नहीं है, बल्कि उपन्यास अपने समाज के समय को समझने की विधा है। समाज में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उन सभी बदलावों को यदि आप बारीकी से समझना चाहते हैं, घटना, कारण और परिणाम की दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो आपको उपन्यास पढ़ना होगा। उपन्यास जिस सलीके से इन सारी चीजों को उघाड़ता है, मैं समझता हूं वो उस तरह की चीजें और दूसरी विधाओं में नहीं आ पाती हैं। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे सबसे प्रिय आलोचक शंभुनाथ जी कहते हैं उपन्यासों को लेकर के, कि उपन्यास केवल एक रचनात्मक कृति नहीं है, बल्कि उपन्यास विरोध का एक हथियार है। यदि आप सामाजिक विरोध को दर्ज करना चाहते हैं, यदि आप वैयक्तिक विरोध को दर्ज करना चाहते हैं, यदि आप सांस्कृतिक बदलाव में आ रहे तत्वों का विरोध करना चाहते हैं, यदि आप किसी आर्थिक या सामाजिक नियम के कारण सामाजिक जीवन में जो भी स्थितियां पैदा हो रही हैं, जो भी विद्रूपताएं पैदा हो रही हैं, आप उनका विरोध करना चाहते हैं,
तो उस विरोध का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार उपन्यास है। आदरणीय शंभुनाथ जी बड़ी महत्वपूर्ण बात उपन्यास को लेकर कहते हैं। वो प्राचीन महाकाव्यों को की तुलना आज के उपन्यासों से करते हैं, या मैं कहूं वो आज के उपन्यासों की तुलना प्राचीन महाकाव्यों से करते हैं। जिस तरह से प्राचीन महाकाव्य या लोक काव्य जीवन के तमाम ऐसे पक्षों का विरोध करते थे जो अमानवीय होते थे, आज उपन्यास भी उसी तरह की भूमिका में है। जो भी कुछ अमानवीय है, जो विद्रूपताओं से भरा हुआ है, या जिसके विरुद्ध समाज में जन जागृति लानी है, उस सभी को लेकर के हम एक महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण उपन्यास के माध्यम से हम उस तरह के विरोध को दर्ज करा सकते हैं। उपन्यास की इसी भूमिका को रेखांकित करते हुए आदरणीय शंभुनाथ जी कहते हैं कि प्राचीन महाकाव्यों और लोक कथाओं दोनों में ऐसी ढेरों जगह हैं जहां बहिष्कृत और वंचित बोलते हैं, प्रश्न उठाते हैं और जीवन का अर्थ खोलते हैं। नए युग में उपन्यासों में यह सिलसिला बना हुआ है। इनमें वे अग्रभूमि में हैं जो इतिहास, राष्ट्रवाद और आधुनिकता द्वारा निर्मम ढंग से हाशिए में फेंक दिए जाते हैं और सामाजिक बहिष्कार झेलते हैं। तो आज हमारा आम व्यक्ति जो विकास के इस लंबे और दुर्धर्ष प्रवाह में, व्यापक तीव्र प्रवाह में हाशिए पर आ चुका है, हिंदी उपन्यास उसके साथ खड़े हैं। उसके सुख दुख को, उसके जीवन के संघर्षों को और उसके जीवन के संघर्ष के कारणों को पूरी ईमानदारी से वो चित्रित करते हैं। ये हमारे उपन्यास साहित्य का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है जिसे हमें समझने की जरूरत है। आज जब हम हिंदी उपन्यास और उसके समाज को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ये सारी बातचीत इस बिंदु के, इस महत्वपूर्ण तथ्य के आलोक में समझना होगा कि किस तरह से हमारे उपन्यास आज के आम आदमी के साथ खड़े हैं, उसके जीवन के सुख दुख को, उसके जीवन के संघर्षों को, यातनाओं को, उन यातना के कारणों को, उस यातना और उस संघर्ष के परिणाम को कैसे वो चित्रित कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस आम आदमी में जीवन के प्रति आस्था जगाने का काम करते हैं कि कैसे उसे अपने जीवन, अपने स्थितियों में रहते हुए भी अपने जीवन के प्रति आस्था बनाए रखना है, कैसे तमाम वर्तमान समस्याओं को झेलते हुए भी उसे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए अपने उस अवकाश को खोजना है जहाँ वो ज्यादा रचनात्मक हो सकता है, जहां ज्यादा प्रभावी हो सकता है और जहां वो एक बेहतर कल पा सकता है। तो इस तरह से हमारे उपन्यास सामाजिक जीवन से जुड़े हुए उपन्यास हैं। हिंदी उपन्यासों के इस पक्ष को हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम के माध्यम से भी समझा जा सकता है। हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम को यदि हम भारतेंदु काल से लेकर चलें, तो भारतेंदु काल से लेकर के आज तक हिंदी उपन्यास इसी तरह की रचना प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं और इसी तरह की सामाजिक यथार्थ, इसी तरह के सामाजिक यथार्थ का वे चित्रण करते रहे। आप से मैंने प्रेमचंद की बातचीत की, प्रेमचंद के उपन्यासों की बातचीत की। प्रेमचंद के बाद महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में प्रसाद आते हैं। प्रसाद, यद्यपि प्रसाद और प्रेमचंद को दो अलग अलग धाराओं का उपन्यासकार माना जाता है। हमारे यहाँ प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल की बात की जाती है और उनको अलग अलग धाराओं के लेखक के रूप में हमारा समाज या हिंदी का आलोचक वर्ग स्वीकृत कर चुका है। लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि इस तरह का सरलीकरण कहीं न कहीं समूची औपन्यासिक यात्रा के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। आप देखें, प्रेमचंद हो या प्रसाद हो, वे दोनों सामाजिक यथार्थ का वर्णन कर रहे हैं। प्रेमचंद और प्रसाद के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ के रूप अलग अलग हो सकते हैं,
उनके चित्रण की शैलियां अलग अलग हो सकती हैं, चित्रण का विषय अलग अलग हो सकता है, परिवेश अलग हो सकता है, लेकिन उस चित्रण में जिस वस्तु स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, जिस समाज का वर्णन किया जा रहा है, जिन चिंताओं को रचनाकार उठाते हैं, वे चिंताएं कहीं न कहीं सामाजिक यथार्थ की भावभूमि पर खड़ी हुई चिंताएं हैं। प्रेमचंद के उपन्यास जिस सामाजिक समस्या को बहुत सीधे सीधे उठाते हैं, प्रसाद के उपन्यास उन्हीं सामाजिक समस्याओं को एक अप्रत्यक्ष रूप से एक अलग शैली के आधार पर, एक भावनात्मक शैली के आधार पर वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। प्रसाद के उपन्यासों को आप देखें, चाहे वो कंकाल हो जो कि 1929 में आया, या तितली हो जो 1931 में आई, समस्याएं वहां वे समस्याएं सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याएं इन दोनों उपन्यासों में, कैसे अपने समाज की कुरीतियों का विरोध करना है, कैसे सड़ी गली परंपराओं का विरोध करना है, कैसे उन मान्यताओं का विरोध करना है जो मनुष्य के वैयक्तिक विकास में खड़ी के सामने एक चट्टान की तरह खड़ी हैं, जो मनुष्य के वैयक्तिक उत्थान और विकास को रोकती हैं। उन सभी के विरुद्ध प्रसाद के उपन्यास हैं। तितली में भी उस तरह की चीजें हैं और कंकाल में भी उस तरह की चीजें। अब वहां भी एक सामाजिक यथार्थ है, उस सामाजिक यथार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम अपनी दृष्टि से, अपने एक मोटे चश्मे से तुरंत ये देखने की कोशिश करने लगते हैं कि नहीं, प्रसाद में या प्रसाद के लेखन में उस तरह के गुण नहीं है जिस तरह के गुण प्रेमचंद के लेखन में हैं। आप अगर सूक्ष्म ढंग से पड़ताल करें तो प्रेमचंद और प्रसाद के लेखन में एक ही तरह की समस्याएं आपको नजर आएंगी, केवल शैली अलग है, और वो हर रचनाकार की शैली में इस तरह की चीजें होती हैं। एक रचनाकार दूसरे रचनाकार की शैली को अपनी शैली नहीं बना सकता है, उसके कहने की पद्धति अलग होगी, उसके कहने का तरीका अलग होगा, लेकिन ये दोनों रचनाकार अपने समय की सच्चाइयों को पूरे ईमानदारी के साथ उठाते हैं। आगे हम बढ़े तो दूसरे अन्य महत्वपूर्ण जो रचनाकार उपन्यास साहित्य से जुड़े हुए हमें नजर आते हैं, जिनमें जैनेन्द्र कुमार हैं, अज्ञे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी आप कई रचनाओं को देखें, यद्यपि इनकी शैलियां अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे रचनाकार अपने उपन्यासों में अपने समय और अपने समाज की वास्तविकताओं को उठाते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र इत्यादि में स्त्री जीवन की समस्याओं को उठाया गया है। स्त्री जीवन या स्त्री के की अंतःचेतना किन किन अलग अलग स्तरों पे निर्मित होती है, कैसे वो अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बना सकती है, किस तरह से वो अपने व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर के सशंकित होती है, कैसे समाज उसके व्यक्तिगत निर्णयों को अस्वीकार करता है, और कैसे उसकी अपनी शारीरिक क्षुधा या उसकी अपनी आवश्यकताओं को लेकर के समाज उस तरह से संवेदनशील नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। ये भी हमारे समाज की समस्याएं हैं। बिना इसके किसी भी समाज के का बेहतर निर्माण नहीं हो सकता है। उस पक्ष को अनदेखा किया गया था। प्रसाद के बाद जैनेन्द्र कुमार उस पक्ष को बेहतर तरीके से उठाते हैं, चाहे वो उनका उपन्यास परख हो, सुनीता हो, त्यागपत्र हो, उनमें ये समस्याएं एक बेहतर रूप से हमारे सामने आती हैं। अज्ञे एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में आते हैं। यद्यपि अज्ञे का लेखन एक खास तरह की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लिखा गया लेखन है, खास तरह से विचारधारा प्रेरित लेखन है, लेकिन उस विचारधारा प्रेरित लेखन में भी सामाजिक यथार्थ तो है। अज्ञे का महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग हैं, उसमें व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता को, व्यक्तिगत जीवन के निर्णयों को, क्रांति की भावना को या विद्रोह की भावना को जिस तरह से अज्ञे ने उठाया है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति के विद्रोह को जैसे उन्होंने चित्रित किया है, समाज के बरक्स व्यक्ति को रख करके व्यक्तिगत इच्छाओं की के प्रवाह की जो बात अज्ञे करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण
प्रश्न हमारे समाज का है। ऐसा नहीं है कि आगे के साथ ही ये प्रश्न खत्म हो गए हैं या आगे के समय के बाद ये प्रश्न नहीं है। आज भी ये प्रश्न हमारे समाज में बने हुए हैं और मैं समझता हूँ व्यक्ति और समाज को लेकर के जो संघर्ष का भाव है वो आज हमारे समाज में आगे के समाज से ज्यादा घना हुआ है। उसके कई कई अन्य तरह के रूप विकसित हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण रचना उपन्यास के रूप में हिंदी में अज्ञेय के माध्यम से आती है, जो अपने साथ कई कई प्रश्न चिंतन के लिए छोड़ जाती है। आप आगे बढ़ें तो सारे रचनाकारों पे सिलसिलेवार तरीके से या उनकी रचनाओं को लेकर के इस 40-45 मिनट के व्याख्यान में बातचीत नहीं की जा सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं या जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उन पर मैं सामाजिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में जरूर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कई महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं और जिनमें उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा को हमारे विमर्शवादी रचनाकारों ने, आलोचकों ने एक चौखटे में बांध दिया। उनका ये कहना है कि ये ऐतिहासिक धारा का उपन्यासकार है। ऐतिहासिक धारा का उपन्यास जरूर है, लेकिन उस ऐतिहासिकता में भी समाज है, उस ऐतिहासिकता में भी समाज के प्रश्न हैं, उस ऐतिहासिकता में भी तमाम ऐसी चिंताएं हैं जो समकालीन समाज की चिंताएं हैं। बाणभट्ट यहाँ केवल बाणभट्ट का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बाणभट्ट उस हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो एक बेहतर समाज की रचना करना चाहता है, जो अपने संघर्षों को अपने कंधों पर लेकर के चलना चाहता है और जो अपने विश्व का निर्माण अपने तरीके से करना चाहता है। वो हर व्यक्ति बाणभट्ट है। वो हर व्यक्ति बाणभट्ट है जो व्यवस्था की क्रूरताओं से लड़ना चाहता है। वो हर व्यक्ति बाणभट्ट है जो वर्चस्व की संस्कृति के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण पक्ष आदरणीय द्विवेदी जी ने इस उपन्यास के माध्यम से रखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक यथार्थ है और ये सामाजिक यथार्थ आज भी है। हम में से तमाम लोग बाणभट्ट की तरह अपने अपने जीवन के सामाजिक और वैयक्तिक आदर्शों को लेकर के जब भी एक खाई जैसा महसूस करते हैं या जब भी हम व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो हम सब में वो बाणभट्ट कहीं ना कहीं नजर आता है, जो अपनी मंजिल अपने तरीके से, अपने माध्यम से, अपने संसाधनों से और अपनी क्षमताओं के आधार पर खोजना चाहता है। तो इस तरह से हिंदी उपन्यासों में लगातार एक सामाजिक यथार्थ को खोजने की कोशिश की गई है, उसको व्यापक रूप से रखने की कोशिश की गई है। आप और आगे बढ़ें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास जिसे फिर हमारे विमर्शवादी आलोचकों ने एक खांचे की रचना मान ली है और उन्होंने कहा कि ये तो आधुनिक भारत के शहरी जीवन का उपन्यास है या कस्बाई जीवन का उपन्यास है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी बहुत सीमित सोच है। श्रीलाल शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी को केवल इस तरह से कह देना कि ये कस्बाई जीवन का उपन्यास है या ये एक व्यंग विधा का उपन्यास है, ये उसका एक बहुत सरलीकरण करना हो जाएगा। असल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आजादी के बाद के हिंदुस्तानी समाज के सच को दिखाता, जो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारा आजाद देश अब भ्रष्ट देश बन रहा है, जो दिखाता है कैसे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपराधियों के और सरगनाओं के शरण में जा रही है। ये उपन्यास ये दिखाता है किस तरह से हमारा युवक आत्म केंद्रित होता जा रहा है। ये दिखाता है कैसे हमारा युवक जो सुविधाओं को भोगना चाहता है, सुविधा भोगी युवा वर्ग किसी भी तरह का कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है या वो संघर्षों से पलायन करके एक सस्ता सुखद जीवन जीने के शॉर्टकट्स तलाश रहा है। ये महत्वपूर्ण उपन्यास दिखाता है। तो इन उपन्यासों का निर्धारण केवल इस तरह से कर देना कि ये व्यंग्यात्मक धारा के उपन्यास हैं या कस्बाई जीवन के उपन्यास हैं, ये मैं समझता हूँ इन उपन्यासों की पूरी जो चेतना है उसके साथ अन्याय करना होगा। आप और आगे बढ़ें तो और भी कई महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं जिसमें
एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास डॉक्टर राही मासूम रजा का आधा गांव आता है। आधा गांव को लेकर के भी लोगों ने अलग अलग धारणाएं रखी, और कुछ लोगों का, कुछ आलोचकों का तो ये कहना है कि ये उपन्यास की कोटि में ही नहीं आता है, ये तो संस्मरणात्मक साहित्य है, संस्मरणात्मक विधा की रचना है और बहुत सतही तरह से लिखा गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजें खास करके हिंदी के बौद्धिक समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश है, और एक खास तरह के षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें कही सुनी गई। डॉक्टर राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव सही मायने में हिंदुस्तानी समाज के उस विखंडित मानसिकता का परिणाम है, जिसके दंश समाज भी झेल रहे हैं, और जिसको न जाने कितने लंबे समय तक, यदि हमारी मानसिकता नहीं बदली तो हमें झेलना पड़े। किस तरह से सांप्रदायिक सोच एक राष्ट्र को, एक देश को तोड़ती है, कैसे वहां के सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करती है, कैसे भाईचारा और या परिवारवाद के मूल्यों को तोड़ती है, या कैसे वो एक मिली-जुली गंगा जमुनी तहजीब के लिए घातक सिद्ध होती है। कैसे वे लोग जो अपने इस जमीन को छोड़ करके, जिन्होंने इस जमीन को अपनी जमीन माना, जिन लोगों ने इस देश को अपना देश माना, जिन्होंने कभी भी इस तरह से संकीर्ण नजरिए से नहीं सोचा, उनको कितनी तड़प होती है। कैसे वो इस देश को छोड़ते हुए या इस देश से एक अलग देश में जाते हुए जिन दुखों को महसूस करते हैं, या कैसे वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि अब ये जो गांव है या ये जो देश है, ये उनका अब नहीं रहा, इसे बांट दिया गया, और उस बांटने के लिहाज से अब उन्हें ये कहा गया कि भाई अब आपको उस बंटे हुए इलाके में रहना है। तो वो उस सच को, उस पीड़ा को, उस तड़प को दिखाने का उपन्यासकार है, जो एक देश की व्यापक चिंताओं को सही मायने में मानवीय संदर्भों में उठाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास हमारे साहित्य में एक बड़े ही सघन तरीके से एक खास तरह के वर्ग के, खास तरह के नस्ल के दर्द को चित्रित करने वाला ये उपन्यास है। इसके बाद तो हिंदी उपन्यासों में कई चीजें आई, और कई तरह के विषयों को लेकर के, कई तरह के विचारधाराओं को लेकर के, कई तरह के सिद्धांतों को लेकर के उपन्यास लिखे जाने लगे, जिनमें कुछ चीजें यथार्थवाद के धरातल पर लिखी गई, कुछ चीजें आधुनिकतावाद के धरातल पर लिखी गई, और कुछ चीजें फिर नई आलोचना के मूल्यों को लेकर लिखी गई, नई आलोचना के सिद्धांतों को लेकर लिखी गई। लेकिन इन सारे के सारे उपन्यासों में कहीं ना कहीं समाज की चिंताएं थीं, और समाज की वास्तविकताओं को इन उपन्यासों ने रखा। यद्यपि एक खास ढांचे के आधार पर ये चीजें लिखी गई, इसलिए इनमें आंतरिकता है, इनमें उस तरह का निथरापन नहीं है जो इसके पहले के उपन्यासकारों में हमें दिखाई पड़ता है। एक खास तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठक तक ले जाना चाहता है। लेकिन बावजूद उसके पाठकीय जो स्पेस है, जो अवकाश है, वो इन उपन्यासों में बना हुआ है। एक पाठक अपने दृष्टि से इन सारी रचनाओं पर विचार कर सकता है और उस सामाजिक यथार्थ तक पहुंच सकता है जिसे ये रचनाएं अपने पाठकों तक ले जाना चाहती हैं। बाद में इसी पक्ष में एक और माने इसी संदर्भ को लेकर एक और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास की मैं बातचीत करूंगा, जिसमें मन्नू जी का महत्वपूर्ण उपन्यास महाभोज आया। और मैं समझता हूं महाभोज उपन्यास एक ऐसा उपन्यास रहा जिसने हिंदी उपन्यास लेखकों को आईना दिखाया, और जिसने ये दिखाया कि उपन्यास इस तरह के विषयों पर भी और ऐसे लिखे जा सकते हैं। बहुत बड़े कलेवर में और बहुत बड़े प्लॉट में चीजें न भी हों तो एक सशक्त उपन्यास लिखा जा सकता है, जिसके माध्यम से एक बड़े सामाजिक सच को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे हमारे
आजादी के कई दशकों बाद भी कैसे हमारा हिंदुस्तानी समाज आज भी उसी वर्चस्ववादी संस्कृति में जी रहा है, कैसे सामंतवादी मूल्य आज भी कहीं ना कहीं उस एक खास तबके में बने हुए हैं जो सत्ताओं का निर्धारण अपने तरीके से करना चाहता है, जो लोगों को अपने तरीके से चलाना चाहता है, और जो ये चाहता है कि इन किन प्रकारेण सत्ता और वर्चस्व उसके हाथ में बना रहे, वो कैसे छल छद्म का सहारा लेकर के, कैसे मूल्यों का सहारा लेकर के तमाम उन चीजों को जनता के सामने ले जाता है, रखता है, जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कैसे मूल्यों के आड़ में अपसंस्कृति या वर्चस्ववाद को कैसे फैलाया जा रहा है, और कैसे भारतीय राजनीति उन सारी चीजों को इसलिए शह देती है ताकि उसकी अपनी सत्ता व्यवस्था कायम रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस उपन्यास में उठाया गया। इधर के वर्षों में खास करके 75 के बाद जब से विमर्शवादी लेखन की शुरुआत हुई, तो हिंदी का जो यद्यपि हिंदी के उपन्यासों का पाठ जरूर चौड़ा हुआ, कई तरह के और कई अलग अलग पृष्ठभूमि से हिंदी में उपन्यास आए, लेकिन उसके अपने दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिले। यद्यपि उन दुष्परिणामों के बरक्स उससे जो लाभ हुए वे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो मैं उस दुष्परिणामों की चिंता मैं नहीं करता हूं, या उस पर अभी मैं अपनी बात नहीं रखता हूं। विमर्शवादी लेखन के तहत जो उपन्यास हिंदी में आए, या जिस धारा के उपन्यास हिंदी में आए, उनमें 4 अलग अलग धाराएं बेहद महत्वपूर्ण धाराएं रही। पहली एक धारा है महिला लेखन को लेकर के, दूसरी धारा दलित लेखन को लेकर के, फिर आदिवासी लेखन को लेकर के, और इधर विगत 2 दशकों से किन्नर विमर्श भी अपने आप में एक स्थापित विमर्श के रूप में हिंदी साहित्य में हमें दिखाई पड़ता है। और इन सारे विमर्शों में बांट करके अलग अलग तरह के उपन्यास लिखे गए। यद्यपि विमर्शों में बांट करके जो उपन्यास लिखे गए, चाहे वो महिलाओं पर लिखे गए हों, दलितों पर लिखे गए हों, आदिवासियों पर लिखे गए हों, किन्नर जीवन पर लिखे गए हों, या थर्ड जेंडर की समस्याओं को लेकर लिखे गए हों, वे एक व्यापक सामाजिक सरोकार को हमारे सामने रखते हैं। यद्यपि ये बात सही है कि वो केवल और केवल उस वर्ग की बात रखते हैं, या उस विमर्श की बात रखते हैं जिस विमर्श से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मानना या इस बावजूद उसके इसमें इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है कि उन विमर्शों में भी उस खास तरह के वर्ग की, नस्ल की, या उस खास तरह के लिंग की चिंताएं पूरी की पूरी ईमानदारी से उठाई गई हैं, चाहे वो महिला लेखन हो, चाहे दलित लेखन हो, या आदिवासी लेखन हो, या किन्नर या थर्ड जेंडर पर आधारित लेखन हो। अगर इनमें एक ही सच को अलग अलग खानों में बांटकर उठाया गया है, तब भी उस सच को टुकड़े टुकड़े में भी समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जरूर एक बृहत्तर समाज है, एक व्यापक समाज है जिसकी एक चिंता है, एक समूची चिंता है, एक बड़ी चिंता है, लेकिन बावजूद उसके यदि उस एक बड़ी चिंता को टुकड़े टुकड़े में भी उठाया गया है, तो उस टुकड़े टुकड़े में उठाई गई चिंताओं को भी हमें यहाँ स्वीकार करना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि इन चिंताओं ने कहीं ना कहीं हिंदी उपन्यास लेखन की मुख्य धारा को मजबूत किया है। आप तमाम ऐसे महत्वपूर्ण उपन्यास महिला विमर्श की धारा में आए जिनका हम विरोध नहीं कर सकते हैं, या जिनकी सच्चाई पर, जिनकी ईमानदारी पर, या जिनके चित्रण की वास्तविकता पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। आप कई महत्वपूर्ण उपन्यास हम यहाँ पाते हैं जिसमें अनामिका का तिनका तिनके पास है, उन्हीं का 10 द्वारे का पिंजरा है, अवांतर कथा है, अलका सरावगी का कलिकथा वाया बाईपास है, कमल कुमार का पासवर्ड है, हैमबर्गर है, कुसुम कुमार का पूर्वी द्वार है, कृष्णा सोबती का समय सरगम है, कृष्णा अग्निहोत्री का मैं अपराधी हूँ, गीतांजलि श्री के अन्य कई उपन्यास हैं, जैसे
हमारा शहर, उस बरस में भी ये चिंताएं किसी न किसी बहाने आती हैं। मैत्रेयी पुष्पा के कई महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं जिनमें झूला नट है, चाक है, अलमा कबूतरी है, अगन पाखी है। मृदुला गर्ग के कई महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं। कठगुलाब इस परंपरा में आता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ का सिगाफ आता है। जया जादवानी का कुछ ना कुछ छूट जाता है। जयंती का खाना बदोश ख्वाहिशें आती हैं। प्रभा खेतान का आओ पे घर चलें। रजनी गुप्ता का एक ना एक दिन। लता शर्मा का सही नाप के जूते। इस तरह से कई महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं। आप सूर्यबाला जी का उपन्यास ले लें, यामिनी का था। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं। एक और इस कड़ी में शरद सिंह का उपन्यास कसबाई सिमोन आता है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं जो इस धारा के सच को पूरी ईमानदारी के साथ उठाते हैं। महिलाओं के जीवन की तमाम समस्याओं को ये उपन्यास उठाते हैं और उन तमाम पक्षों को हमारे सामने रखते हैं और बताते हैं कि कैसे महिला जीवन के संघर्ष आज भी कम नहीं हुए हैं। यद्यपि कानून का डर है, यद्यपि दूसरे अन्य प्रावधान हैं, दूसरी ऐसी एजेंसियां हैं जो सीधे सीधे इस तरह के अपराध को लेकर के बहुत सतर्क हैं और उसके अपने सामाजिक और वैयक्तिक दुष्परिणाम हो सकते हैं और जिसके कारण पुरुष वर्ग उस तरह से अब डोमिनेटिंग नहीं रहा है। लेकिन कैसे वो अलग तरह से डोमिनेटिंग रहा है, कैसे उसने खुले और बड़े अपराधों की जगह सूक्ष्म और छिपे हुए अपराधों के तरीकों को ढूंढ लिया है, कैसे वो महिलाओं को अलग तरीके से नियंत्रित कर रहा है, कैसे वो उनके जीवन को अलग तरीके से परिभाषित कर रहा है और कैसे शोषण के अलग अलग दरवाजे, गलियां, आले ताले खुल गए हैं। इन तमाम प्रश्नों को लेकर के ये महिला विमर्श के उपन्यासकार इन तमाम प्रश्नों पे विचार करते हैं और ये आप यकीन माने कि ये जो विचार है वो एकांगी विचार नहीं है, ये सतही विचार नहीं है, ये बड़े ही संतुलित ढंग से, बड़े ही सूझबूझ के साथ रखे गए विचार हैं जो एक बड़े सामाजिक यथार्थ को अलग अलग रूप में हमारे सामने उठाते हैं। इसी तरह से दलित लेखन को लेकर ये चीजें हैं, आदिवासी लेखन को लेकर ये चीजें हैं। यद्यपि दलित लेखन पे बहुत सारा कुछ लिखा गया है और आप जानते हैं कि उस पे एक बहुत सतही बयानबाजी हो जाती है कि ये तो सारे आत्मकथ्यात्मक लेखन हैं, ये दुख को और भी ज्यादा जो है विकट रूप दे करके उसका प्रस्तुतिकरण है, या दुख को कैसे बेचा जाए या दुख को कैसे जनता के सामने ज्यादा रंगीन बनाकर प्रस्तुत किया जाए। इस तरह के आरोप भी उस तरह के साहित्य पे लगे हैं, लेकिन बावजूद उसके उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमें संतुलित बुद्धि से समझने की जरूरत है। यद्यपि हो सकता है कि अपने दुख को कहने में रचनाकार कहीं ना कहीं एक मर्यादित सीमा का अतिक्रमण कर गया हो, लेकिन बावजूद इस सब के कि ये कहना कि उसका दुख सतही है या बनावटी है या दुख को रचनात्मक लेखन का नाम दिया गया है, ये सब बहुत ही ज्यादा सतही और झूठ बयानबाजी होगी। वो दुख है क्योंकि वो दुख है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। उस तरह की स्थितियां समाज में रही हैं और यदि दलित रचनाकार उन सारी चीजों को लेकर के अपनी रचनाओं में उतरता है, उनको हूबहू या यथातथ्य रखता है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और एक व्यापक और उदार मन के साथ उन सारी चीजों को स्वीकार करते हुए एक नए परंपरा, एक नए मार्ग की शुरुआत हमें करनी चाहिए। यद्यपि उधर मैं जाऊंगा तो समय का अतिक्रमण होगा। हाँ, ये जरूर है कि मैं आदिवासी जीवन पर जो कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी में लिखे गए उनकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। कई महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी में आदिवासी जीवन को लेकर लिखे गए, आदिवासी जीवन के दुखों को लेकर लिखे गए। खास करके इधर के 3 दशकों में जब से हमारे यहाँ वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की चीजें आई और कैसे उनका शिकार हमारे यहाँ के आदिवासी हुए, कैसे उनके
जंगल और जमीन को उनसे छीना गया, मानवीय संसाधनों को कैसे बर्बाद किया गया, प्राकृतिक संसाधनों पे कैसे जबरदस्त पकड़ बनाई गई और कैसे उसका दोहन किया गया, इन सभी का चित्रण बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में हुआ है। यद्यपि उन्हें केवल आदिवासी विमर्श का लेखन मानना ये एक व्यापक सामाजिक यथार्थ से काटना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उस व्यापक सामाजिक यथार्थ से काटने के बावजूद भी यदि उसमें सच्चाई छोटे रूपों में या एक मर्यादित रूप में भी आती है तो उसे हमें स्वीकार करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। और इस परंपरा में दो बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं और जो साफ साफ सीधे सीधे आदिवासी जीवन के दुखों की बात करते हैं, वो मनमोहन पाठक का गगन घटा गहरानी और दूसरा रणेंद्र का ग्लोबल गांव के देवता। ये बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिसमें आदिवासी जीवन के शोषण का कैसे आजादी और आजादी के बाद आई व्यवस्थाओं ने कैसे उस वर्ग पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था और कैसे उस खास तरह के वर्ग का केवल और केवल उपभोग किया गया, जो समाज का मुख्य वर्ग है या जो मेन स्ट्रीम है, कैसे उसने उस वर्ग को अपने एक संसाधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया, कैसे उसके शरीर का इस्तेमाल किया गया, उसके कौशल्यों का इस्तेमाल किया गया, उसके संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, उसके जंगलों का इस्तेमाल किया गया, उसकी प्राकृतिक संपदा का दोहन किया गया और प्राकृतिक संपदा के साथ ही साथ कैसे उनके तन मन को भी एक संपदा के रूप में, एक संसाधन के रूप में वर्चस्ववादी तबके ने कैसे उसका इस्तेमाल किया, इसका बहुत सुंदर चित्रण और तथ्यपूर्ण चित्रण इन दोनों उपन्यासों में है। मनमोहन पाठक का गगन घटा गहरानी और रणेंद्र का ग्लोबल गांव का देवता। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी के आदिवासी जीवन के तमाम तथ्यों को लेकर के बातचीत करते हैं। इतना ही नहीं, तमाम सामाजिक सच्चाई जिसे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारी प्रिंट मीडिया नहीं दिखाती है, जिसे दिखाया जाना चाहिए, जिसे नजरअंदाज किया जाता है जानबूझकर, जिसको कहीं दिखाया नहीं जाता, जिसे कहीं स्थान नहीं दिया जाता, उस सच्चाई को भी हमारे उपन्यासकार पूरी ईमानदारी के साथ अपने उपन्यासों में उठाते हैं। चाहे वो नस्ली हिंसा का विषय हो, चाहे वो मनुष्य के लैंगिक शोषण का विषय हो, चाहे वो ग्रामीण जनता के शोषण का विषय हो, चाहे वो कृषकों की मजबूरी और बदहाली हो, चाहे वो समाज के हाशिए पर जीवन बिताने वाले लोगों का दुख दर्द हो, चाहे वो मध्यम वर्ग की चिंताएं हो, चाहे वो हमारे युवा वर्ग के चारित्रिक स्खलन की बात हो, या चाहे वो अपसंस्कृति की बात हो, चाहे वो शहरी जीवन की तमाम कठिनाइयों को और इधर के हाल के जीवन की कठिनाइयों को लेकर के चिंताओं की बात हो, चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति के हरण की बात हो, या चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति के कब्जे की बात हो, चाहे वो भूमंडलीकरण के कारण उपजी एक जो कृत्रिम संस्कृति है उसकी जो समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को हिंदी उपन्यास अपने व्यापक परिदृश्य में उठाते हैं। कई प्रभाव, चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव हो, वो सारे के सारे प्रभाव हिंदी उपन्यासों में उठकर आते हैं। आर्थिक प्रभाव में यदि मैं आपके सामने सूचीबद्ध करूं कि कौन कौन सी चीजें हिंदी उपन्यासकार उठाते हैं, तो मैं मानता हूं कि गरीबी व कंगालीकरण का बढ़ना, बेरोजगारी, धन व संसाधनों का संकेंद्रण, अपराध के द्वारा धन कमाने की प्रवृत्ति का बढ़ना, लोक संपत्ति को हथियाने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी व बड़े आर्थिक भ्रष्टाचारों की शुरुआत, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को हिंदी उपन्यासों ने उठाया है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत यदि आप हिंदी उपन्यासों और उस तरह के चित्रण को आप देखना चाहें तो कई महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को हिंदी उपन्यास उठाते हैं, जैसे उपभोक्तावादी बाजारवादी संस्कृति तथा विलासितापूर्ण जीवन जीने की तीव्र इच्छा जो मध्यम वर्ग और लघु मध्यम वर्ग में विकसित हुई है, उसका चित्रण हिंदी उपन्यासों में बड़ी ईमानदारी के साथ हुआ है।
नई नैतिकताओं का विकास व स्वीकृति। पिछले 2 दशकों में हमारे यहाँ नई तरह की नैतिकताएं विकसित हो गई हैं, और वे नई नैतिकताएं केवल विकसित ही नहीं हुई हैं, बल्कि उनको सामाजिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया है ना। पहले हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अनैतिक मानी जाती थी। हमारे यहाँ होमोसेक्सुअलिटी अनैतिक मानी जाती थी। हमारे यहाँ विवाह पूर्व काम संबंध या विवाहेतर काम संबंधों को स्वीकृति नहीं थी। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के वे संबंध जो वैवाहिक जीवन के अपने इयत्ता में, अपनी परिधि में नहीं आते, उसको कोई स्वीकृति नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे लिविंग रिलेशनशिप जैसी चीजें आज स्वीकृति पा चुकी हैं, वैधानिक रूप से स्वीकृति हो पा चुकी है ना। ट्रांसजेंडर्स की जो समस्याएं हैं या गेस की जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को हिंदी उपन्यासों ने तो उठाया है, लेकिन लेस्बियन कल्चर को भी हिंदी उपन्यासों में एक पॉपुलर कल्चर के रूप में उठाया गया है। गे कल्चर को भी हिंदी उपन्यासों में एक पॉपुलर कल्चर के रूप में उठाया गया है। और कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे समाज में अब उस दृष्टि से नहीं देखी जाती हैं, ये हमारे समाज में एक स्वीकृत सच्चाई के रूप में स्वीकार कर ली गई। हमारे यहाँ पहले सैटरडे फीवर या वीकेंड मनाने की बात, या वीकडेज पर बच्चे या बच्चियों का बाहर जाना, एकांत में समय गुजारना, या संबंधों को विकसित करना, या डिस्कोथेक में जाना, रात भर जंगली जानवरों की तरह नाचने गाने की संस्कृति को पहले निषेध की संस्कृति के रूप में देखा जाता था। इन सारी चीजों का निषेध किया जाता था। डेट्स पर जाने की प्रवृत्ति को हम हेय दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज ये सारी चीजें हमारे नए समाज का या मॉडर्न समाज का एक हिस्सा बन चुकी हैं, और हम कहीं ना कहीं उसे स्वीकार कर रहे हैं या स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। समाज के उच्च वर्ग ने उसे स्वीकार कर लिया है, मध्यम वर्ग भी लगभग उस तरह की उस दिशा में वो बह रहा है। और जहां थोड़ी बहुत हिचक है, मैं समझता हूँ आने वाले कुछ दिनों में वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से एक नई संस्कृति का उदय हमारे समाज में हुआ है, और उस संस्कृति ने स्वीकृति भी पा ली है। इसका चित्रण हिंदी उपन्यासों में बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ है। अन्य समस्याएं जो है वो है परिवार व विवाह जैसी संस्थाओं का कमजोर पड़ना, दाम्पत्य जीवन में खिंचाव, विवाह पूर्व विवाह पश्चात के अनैतिक काम संबंधों में आया उभार, सामाजिक संबंधों में स्वार्थ वृत्ति का खतरनाक स्तर तक बढ़ना, वृद्ध जीवन की समस्याएं, कैरियरिस्ट सोच व उसके लिए मूल्य चुकाने को तैयार रहने वाली युवा पीढ़ी। बहुत सुंदर वर्णन इस तरह की चीजों का 2 उपन्यासों में मिलता है। बहुत साफ चित्रण मिलता है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने कैरियरिस्ट सोच को कैसे बाकी चीजों से ज्यादा प्रेफरेंस देती है, या उसके प्रेफरेंस लिस्ट में ये चीज सबसे पहले स्थान पर है। आप लता शर्मा का उपन्यास पढ़ लें, सही नाप के जूते, या आप शरद सिंह का उपन्यास पढ़ लें, पचकौड़ी, तो आप इस तरह की युवा पीढ़ी से जरूर परिचित हो जाएंगे, जो सारे के सारे मूल्यों को ध्वस्त करते हुए कहीं ना कहीं अपने कैरियर को सबसे ज्यादा महत्व देती है, और उस कैरियर को पाने के लिए वो सारे जायज नाजायज तरीके स्वीकार करने में कोई भी हिचक नहीं दिखाती। अब आप कहेंगे ये तो सांस्कृतिक अवमूल्यन है। मैं कहूंगा ये सांस्कृतिक अवमूल्यन के साथ साथ सामाजिक अवमूल्यन है, वैयक्तिक अवमूल्यन है, लेकिन है, और ये इसी समाज की पैदाइश है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समाज ने अपने आर्थिक ढांचे को इस तरह बना लिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक या अन्य तरह के समझौतों के द्वारा ही या उसके साथ भी अपने कैरियर को पाना युवा पीढ़ी को कहीं भी असंगत नहीं लगता है। बहरहाल अन्य समस्याओं की हम चर्चा कर लेते हैं। अपराध व भ्रष्टाचार का बढ़ता हुआ ग्राफ, जिस्म फरोशी व वेश्यावृत्ति में आई अभूतपूर्व तेजी, निराशा, तनाव, अवसाद व आत्महत्याएं, नशे की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, डेटिंग आउटिंग की प्रवृत्ति इत्यादि तमाम चीजों का चित्रण हिंदी उपन्यासों में हमें मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी उपन्यासों में केवल इन सांस्कृतिक परिवर्तनों की चिंता की गई, बल्कि हिंदी उपन्यासों में तमाम ऐसे समकालीन परिवर्तनों की चिंता की गई है, ठोस
परिवर्तन या ठोस बदलाव जिन्हें व्यापक रूप में हमारे समाज जो भोग रहा है या भुगत रहा है, उसका बहुत सुंदर चित्रण हिंदी उपन्यासों में है। आप कृषक जीवन की समस्याओं से जो समस्याएं जुड़ी हैं, आप उसका बहुत सुंदर चित्रण संजीव के उपन्यास में हमें मिलता है। उसका बहुत सुंदर चित्रण राजू शर्मा के उपन्यास में मिलता है। कैसे कॉर्पोरेट आधारित क्राइम या कैसे कॉर्पोरेट संस्कृति हमारी राजनीतिक संस्कृति को हाईजैक कर रही और कैसे राजनीतिक सत्ताएं कॉर्पोरेट परिवारों के सामने घुटने टेक रही हैं, उसका बहुत सुंदर चित्रण राजू शर्मा के विसर्जन उपन्यास में मिलता है। आप राजू शर्मा का उपन्यास जरूर पढ़ें। उनका उपन्यास आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था से होकर गुजर रही हैं, जिनसे हम गुजर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे सामने एक एक करके होती चली जाएंगी। हमारा युवा कैसे एक अपसंस्कृति की ओर बढ़ रहा है और उसके अपसंस्कृति के कारण क्या है, उसका बहुत सुंदर चित्रण रविंद्र वर्मा के उपन्यास में अपनी झांसी नहीं दूंगा, इसमें आप पढ़ सकते हैं। या कुल जमा 20 ये रजनी गुप्ता का उपन्यास है, उसमें इस तरह का बहुत सुंदर चित्रण हमें दिखाई पड़ता है। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे वास्तविक जीवन में हमें उस तरह से नहीं दिखाई पड़ती है, उतनी विकटता से नहीं दिखाई पड़ती है। दिनेश भाई अपने को अनम्यूट करिए। जी। तमाम ऐसे बिंदु हैं कैसे हमारे संस्कृति हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। इसे आप पढ़ना चाहें तो अलका सरावगी का महत्वपूर्ण उपन्यास कलिकथा बायापास में आप पढ़ सकते हैं। कैसे बाजार हमारी संस्कृति का दोहन कर रहा है और कैसे संस्कृति का भी हम संस्कृति को कैसे बेच रहे हैं, संस्कृति का इस्तेमाल कैसे बाजार कर रहा है अपने मुनाफे को बनाने के लिए। इसका बहुत सुंदर चित्रण कलिकथा बायापास में हमें मिलता है। प्रभा खेतान के तमाम महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनमें इस तरह की चिंताओं को उठाया गया है। कैसे देश मर रहा है और हम देश, इस मरते हुए देश पर हम उसे बेच करके थोड़े दिन और जिंदगी जीना चाहते हैं, या कैसे हम अपने लूट को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका बहुत सुंदर चित्रण काशीनाथ सिंह के काशी के 80 में किया गया है, जहां काशीनाथ सिंह जी लिखते हैं कि कैसे खजाना वजीर सेठों के सामने बोल नहीं पाता है। खजाना वजीर जनता की चिंताओं को जानता है, लेकिन धन्ना सेठों के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। कैसे हमारे हवा बिक रही है, पानी बिक रहा है, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी और सूरज की रोशनी भी बिकने लगेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास प्रभा खेतान का है, आओ पे घर चलें। आप उसे पढ़ करके आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे समाज में महिलाएं अपने जीवन के उन मूल्यों को स्वयं ध्वस्त कर रही हैं जिससे एक परिवार को बचाया जा सकता था, और फिर कैसे वो उसे रियलाइज करती हैं और किस तरह से फिर वो उस उपन्यास में इस तमाम चिंताओं को उठाया गया है। सुरेंद्र वर्मा का एक महत्वपूर्ण उपन्यास दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता आपको जरूर पढ़ना चाहिए। या महानगरी जीवन में हमारा युवा किस तरह से अपने आप को ज्यादा उस चमक दमक की संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, सस्ते पैसे बनाने के लिए कैसे अपराध में उतर रहा है, कैसे जिस्म फरोशी के धंधे में उतर रहा है। और जहां हमारे युवाओं के सामने मेहनत के द्वारा कैरियर बनाने का एक विकल्प होता था, एक चुनौती होती थी, आज का युवा कैसे बहुत ही सस्ते तरीके से एक सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहता है। इसका बहुत सुंदर चित्रण सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता में हमें मिलता है। चित्रा मुद्गल के उपन्यास आवा में महिला जीवन की समस्याओं को तो उठाया ही गया है, लेकिन ये भी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं कि कैसे महिला जीवन का हमारा कारपोरेट
कॉरपोरेट जो कल्चर है, कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है, कैसे वो उनका अनुकूलन करता है और एक मानसिक अनुकूलन के बाद वो कैसे उन्हें विकृत करता है, उनका शारीरिक शोषण करता है और किस तरह से हमारा युवा वर्ग चमक दमक के प्रभाव में आकर के अपना मानसिक और शारीरिक शोषण होने देता है, इसका बहुत सुंदर चित्रण इस उपन्यास में उठाया गया है। रविंद्र कालिया का एक महत्वपूर्ण उपन्यास पिछले दशक में आया, एबीसीडी। उसमें आप देख सकते हैं कि वे परिवार जो भारत की जमीन छोड़ करके कनाडा या अमेरिका में बसते हैं, वो कैसे सांस्कृतिक संक्रमण की पीड़ा से लड़ रहे हैं। अपनी संस्कृति जिससे वो होकर आए वो उनसे छोड़ी नहीं जाती, नई संस्कृति के सारे मूल्य वे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो सांस्कृतिक प्रतिरोध या सांस्कृतिक संक्रमण से गुजरने की जो पीड़ा होती है और अपने आप को बचाए रखने की, अपनी जमीन को बचाए रखने की जो पीड़ा होती है, ये रविंद्र कालिया के उपन्यास एबीसीडी में देखा जा सकता है। संजय कुंदन का उपन्यास टूटने के बाद, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास मुझे चांद चाहिए, गिरीश सुरेंद्र अनामिका का उपन्यास तिनका तिनके पास, रमेश चंद्र शाह का उपन्यास सफेद पर्दे पर, या राजू शर्मा का उपन्यास जिसकी चर्चा मैंने की विसर्जन, दूधनाथ सिंह का उपन्यास आखिरी कलाम, अलका सरावगी का उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास, राकेश कुमार सिंह का उपन्यास पठार पर कोहरा, संजीव का उपन्यास पांव तले की दूब, वीरेंद्र जैन के 2 उपन्यास पार और डूब और पार, ये सारे ऐसे उपन्यास हैं जो आज के समय की तमाम चिंताओं को उठाते हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक जीवन की सांस्कृतिक चिंताएं हों, हमारी आर्थिक चिंताएं हों, भारत की बदहाली या कंगाली की चिंताएं हों, भूमंडलीकरण और कॉरपोरेट कल्चर के शोषण की चिंताएं हों, नस्ली हिंसा की चिंताएं हों, सांप्रदायिक हिंसा की चिंताएं हों, ऐसी तमाम चिंताएं जो हमारे समाज में इस समय हैं या जिनसे हम होकर गुजर रहे हैं, उन सभी को ये उपन्यास महत्वपूर्ण तरीके से उठाते हैं और हमें ये बताते हैं कि किस तरह से हमारा समाज अपने सामाजिक मूल्यों को, उन परंपरागत सामाजिक मूल्यों को छोड़ रहा है, कैसे वो सस्ते समझौते कर रहा है, कैसे वो ऐसे एक अंधेरे समय में प्रवेश कर रहा है जहां से वापस निकलने का कोई मार्ग नहीं होगा, या यदि कोई मार्ग होगा भी तो वो बहुत बड़ा मूल्य लेगा, बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी होगी। अगर अभी हम नहीं संभलते हैं तो इस तरह का समय, इस तरह की स्थितियां हमारे समाज की होंगी जहां से वापस लौट पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और खास करके हमारा युवा वर्ग जिस तरह से विकास की संधि आंधी में दौड़ रहा है, उसका क्या दुष्परिणाम होगा, कैसे एक बड़ा वर्ग अपने आप हाशिए पर चला जाएगा और हाशिए का वर्ग कैसे हाशिए से बाहर आ जाएगा, हाशिए से भी बाहर हो जाएगा, कैसे निम्न मध्यम वर्ग हाशिए पर जाएगा और मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग की तरफ आएगा, कैसे धन और संसाधनों को लूटने की इस होड़ में हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत, हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं। इन तमाम चीजों की चिंताएं हिंदी उपन्यासों में मिलती हैं और खास करके उन तमाम सच्चाइयों के साथ, जिन सच्चाइयों को हमारे आज का कोई भी दूसरा अन्य मंच नहीं उठाता है, जिन्हें उठाए जाने की जरूरत है, जिन्हें गहराई से समझने की जरूरत है। कैसे इन सारी चीजों का विरोध होना चाहिए, कैसे इन सारी चीजों के खिलाफ हमें खड़ा होना है, कैसे अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को, अपने वैयक्तिक जीवन के स्वातंत्र्य को हमें कैसे बचाना है, और बड़ी बात है कि इस देश को कैसे बचाना है या इस मानवता को कैसे बचाना है। इन तमाम चिंताओं को हिंदी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने व्यापक कलेवर में उठाते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे समाज का कोई भी ऐसा रूप नहीं है, कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं है
जिस रूप की या जिन परिवर्तनों की शिनाख्त हिंदी उपन्यासों ने न की हो और जिन पर उन्होंने अपनी बात पूरे तथ्यात्मक रूप से सच्चाई के साथ न रखा हो, तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी उपन्यास भारतीय समाज के स्वरूप को पूरी ईमानदारी के साथ उठाते हैं और कम से कम हमें इस बात के प्रति सचेत करते हैं कि ज्यादा कुछ हम अगर न कर सकें इस खतरनाक समय में, तो अपनी जमीन तो बचाए रखें, और अगर हम इतना भी समझ जाएं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये जो उपलब्धि है या इस तरह की जो चीजें हमारे समाज में होंगी, निश्चित रूप से उसके लिए हिंदी उपन्यासों को हमें श्रेय देना चाहिए और समय रहते इन उपन्यासों के उस संदेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज की बातचीत हम यहाँ रोकेंगे। तमाम अन्य पक्ष हो सकते हैं और उन अन्य पक्षों पर भी अलग अलग तरह से बातचीत की जा सकती है। भाई मनीष जी फिर कभी मौका देंगे तो उन सारी चीजों पे ज्यादा सलीके से और बेहतर तरीके से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं पुनः भाई मनीष जी का और महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने ये मंच मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जैसा कि मैंने शुरू में निवेदित किया था कि अकादमी यही चाहती है कि इस तरह के सभी महत्वपूर्ण व्याख्यान आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम डिजिटल फॉर्म में भी रखें, और सर आगे चल के इन सब तमाम व्याख्यानों को हम पुस्तकाकार रूप में भी निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि वे तमाम विद्यार्थी, शोधार्थी और हमारे अध्ययन अध्यापन से जुड़े साथी जो इन तरह के विषयों के लिए ठोस आधार खोजते हैं, निश्चित तौर पे वो उनकी बहुत सारी कमी मुझे लगता है कि इन व्याख्यानों से पूरी होगी। निश्चित रूप से। और मनीष भाई मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूँ और इस बात के लिए आपको और अकादमी को साधुवाद भी देता हूँ कि पहली बार आप लोगों ने और अकादमी ने इस तरह के एक अच्छे प्लेटफॉर्म को एक बड़े समाज से जोड़ने की, एक बृहत्तर समाज से जोड़ने की कोशिश की है। और इसके लिए अकादमी को और आपको और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम से जो भी संबंधित लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही रचनात्मक पहल है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी एक ऐसी अकादमी है जिसने इस तरह की एक बड़ी पहल की है और इस बड़ी पहल का स्वागत हो रहा है। मैं समझता हूँ और भी बड़े लोग और ऊंचे लोग जो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बातचीत रखेंगे, उनकी बातचीत और उनके विचार आप एक बड़े और खास करके जैसा आपने कहा कि जो हमारा युवा वर्ग है उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में अकादमी के इतिहास में एक बड़ी बात है। पहली बार इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसका हम सभी को बहुत खुले मन से स्वागत करना चाहिए। जी, और जैसा मैं कह रहा था आगे चल के हम इसे पुस्तकाकार रूप में भी निकालेंगे, और ये कोशिश ये भी है कि आजादी के अमृत महोत्सव को हम हमेशा के लिए इस माध्यम से उनका दस्तावेजीकरण भी करें और उन्हें एक जीवंतता भी दें। जैसे किताबों के साथ अगर वो डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है, तो जब भी मुझे लगेगा कि अरे भाई दिनेश पाठक ने कुछ जिन उपन्यासों का जिक्र किया था वो कौन से हैं, तो अगर किताब नहीं है तो मैं पुनः अकादमी की वेबसाइट पे जाके आपके व्याख्यान को सुन सकता हूँ, बार बार सुन सकता हूँ, लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। तो ये डिजिटलाइजेशन का एक भरपूर उपयोग करने की अकादमी ने ठानी, और आप सभी ने उसमें सहयोग दिया। आज ये 32वां व्याख्यान आपके माध्यम से यहाँ संपन्न हुआ। मैं अकादमी की तरफ से एक बार पुनः आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपकी अनुमति से आज का यह व्याख्यान समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।